ओके। तो टीम, आज का सेशन है अजाइल एंड स्क्रम मास्टर क्लास। तो ये जो स्क्रम क्लास है जिसमें आपको स्क्रम प्रोसेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। लगभग बहुत सारी जो एमएनसी कंपनीज होती है या इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आजकल जो है स्क्रम प्रोसेस को यूज कर रही है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की एक प्रोसेस होती है। तो जैसे कि मेथोडोलॉजी में अजाइल मेथोडोलॉजी जनरली यूज किया जाता है लेटेस्ट। इसके पहले वाटरफॉल मॉडल यूज करते थे। तो वाटरफॉल मॉडल अब यूज नहीं होता है क्योंकि अब जो जिस प्रकार से कंपटीशन का मार्केट हो गया है और एक बार सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट को फ्रीज करके 2 साल 3 साल उसी को डेवलपमेंट करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अभी जो चेंजेस है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। सॉफ्टवेयर आपका डिफाइन हो चुका है, डिजाइन हो चुका है और डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, बट सडनली चेंजेस आ जाते हैं कि नहीं आपको इसमें नई फैसिलिटी ऐड करना है या कोई फैसिलिटी को रिमूव करना है या कुछ चेंजेस करना है। तो इस प्रकार से जो चेंजेस आते हैं, तो ये अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसलिए अजाइल मेथोडोलॉजी चल रहा है। लेकिन जो प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है जिससे मैनेज किया जाता है डेवलपमेंट को, स्मूथ किया जाता है, तो वो स्क्रम प्रोसेस है। तो आज हम मेन जानेंगे कि स्क्रम प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अजाइल क्या है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अजाइल। तो अजाइल एक्चुअली में एक इंक्रीमेंटल कंटिन्यूअस फीडबैक वाला सिस्टम होता है। इसकी जो सबसे खास बात ये होती है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, टेस्टिंग चलती रहती है और साथ ही साथ डिलीवरी भी होती रहती है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आप एक बड़े प्रोडक्ट में काम कर रहे हो या बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हो। इसमें अ, हमने ऐसा प्लान किया कि जैसे 1 महीना 2 महीना हो गया और हमारी कुछ फीचर्स या फंक्शनैलिटी रेडी हो गई, तो हम उसे लाइव कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट चलता रहेगा। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मंथ में एक बार लाइव करना है या 2 मंथ में एक बार करना है। तो जितने भी फीचर फंक्शनैलिटी डेवलप हो गई है वो पुश होते जाती है लाइव एनवायरनमेंट में, जिसको हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिजल्ट भी दिखते रहता है और फीडबैक और टेस्टिंग भी चलती रहती है। उसी बीच में हम कुछ और जो आगे डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं उसे भी हम बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये अजाइल हम यूज कर रहे हैं मोस्टली। तो इसकी कोर वैल्यूज देख लेते हैं। पीपल ओवर प्रोसेस। तो जितने भी लोग होते हैं सब इस प्रोसेस में वर्क करते हैं। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर डॉक्यूमेंट ओवर द डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो पहले से डिफाइंड हो जाता है। मैं आगे पिछले स्प्रिंट में भी मैंने दिखाया था कि जो पिलर होते हैं मेन स्क्रम के, उसमें आपका एपिक होता है, फीचर होता है, स्टोरीज होती है, देन उसके बाद टास्क आता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है, अगर डॉक्यूमेंटेशन की एपिक्स होगी उसके अंदर उसको अटैच करके रखा जाता है। तो आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो हाई लेवल डॉक्यूमेंट हो, लो लेवल डॉक्यूमेंट्स हो, डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा चीज आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। कस्टम कोलेबोरेशन आपका कंटिन्यू चलते रहता है। कस्टमर कोलेबोरेशन के लिए एक्चुअली में जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं बीए, बिजनेस एनालिस्ट एक पोस्ट होती है। ये बिजनेस एनालिस्ट होती है, ये मार्केट रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये सारा काम करती है। तो जो कस्टमर के साथ भी जो रहते हैं कोलेबोरेशन वगैरह जो रहते हैं बीए के रहते हैं, बीए देखते रहते हैं कि क्या नीड है, क्या अर्जेंट है, किसकी किस चीज की प्रायोरिटी है, और इसके हिसाब से फिर वो यहाँ पर चेंजेस करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, तो चेंज के लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम बार बार चेंजेस आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट। जहाँ पर चेंजेस आता ही रहता है कंटिन्यूअस। तो इसकी जो टीम रहती है वो उस प्रकार से अडॉप्ट कर देती है एनवायरनमेंट को कि जो भी चेंजेस आता है तुरंत उसको पिक करती है और वर्क करना स्टार्ट करती है। इसका रियल एग्जांपल जैसे कस्टमर सेज ऐड बायोमेट्रिक्स लॉगिन, कि कस्टमर ने अचानक बोला कि भाई हमें बायोमेट्रिक्स लॉगिन को ऐड करना है। तो अजाइल टीम अडॉप्ट है इन नेक्स्ट स्प्रिंट। तो तुरंत जो है जो नेक्स्ट स्प्रिंट जब डिसाइड होगा तो उसमें जो स्टोरी को पिक किया जाएगा तो वो तुरंत इसको पिक कर लेंगे। यानी कि रिक्वायरमेंट आ गई और नेक्स्ट स्प्रिंट पे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अडॉप्ट करता है चेंजेस को बीच में, ये फैसिलिटी देता है, इसलिए हम इसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं। और मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहे हैं लगभग आप बोल सकते हैं कि 80% से ज्यादा अजाइल में चल रहे हैं। अब ये अजाइल मेथोडोलॉजी को जो प्रोसेस में लेके आते हैं उसको स्क्रम प्रोसेस बोलते हैं। तो हम अब उसको भी देख लेते हैं कि स्क्रम क्या चीज। तो व्हाट इज स्क्रम।
तो स्क्रम भी एक प्रकार का अजाइल फ्रेमवर्क है, लेकिन इसको मैं प्रोसेस वर्ड क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स है। तो अगर मान लो कि आपको एक स्क्रम मैनेजर बनना है, तो आपको एक स्क्रम का सर्टिफिकेट पास करना होता है। उस सर्टिफिकेशन में आपको सारी टर्मिनोलॉजी को समझाया जाता है, प्रोसेस को समझाई जाती है, फ्लो को समझाया जाता है, और उसका एक एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम अगर कोई दे सकता है तो वो स्क्रम मैनेजर बन सकता है। कई बार मैंने देखा है कि टेक्निकल फ्रंट एंड और बैक एंड में कोई डेवलपर्स आता है, बट उसको बाद में पता चलता है कि मुझे कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग अपना करियर चेंज कर लेते, वो स्क्रम मैनेजर बन जाते। तो स्क्रम मैनेजर के लिए जो एक और नीड चाहिए वो है कम्युनिकेशन इंग्लिश चाहिए, क्योंकि आपके क्लाइंट जो रहते हैं ज़्यादातर यूएस और यूके के होते हैं, और लगातार उनसे कम्युनिकेट करते रहना पड़ता है। और जो टीम भी रहती है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के टीम को हैंडल करना पड़ सकता है। तो ये स्क्रम मैनेजर भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें भी इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्क्रम मैनेजर से लोग बीए की तरफ चले जाते हैं, फिर बाद में जब सीनियर हो जाते तो बिजनेस एनालिस्ट हो जाते। अगर पहले से कुछ साल डेवलपर का काम कर चुका है, टेक्निकल रह चुका है, तो वो टेक्निकल बीए बन जाता है। तो स्क्रम में भी स्क्रम मास्टर है, स्क्रम मैनेजर है, स्क्रम सीनियर मैनेजर है, ऐसे बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं, और अच्छा सैलरी भी रहता है। तो अगर किसी को करियर बनाना है तो इसको भी चूज 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 कर सकता है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि स्क्रम प्रोसेस में स्प्रिंट जो होता है, ये स्प्रिंट का मतलब होता है कि हम जो डेवलपमेंट्स होते हैं ना, उसके उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, और एक टुकड़े को हम बोलते हैं स्प्रिंट। ये जो स्प्रिंट है वो 1 वीक का भी हो सकता है, 4 वीक का भी हो सकता है, 2 वीक का भी हो सकता है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये टॉप लेवल के स्टेक होल्डर्स, या फिर आपके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या बिजनेस एनालिस्ट, ये डिसाइड करते हैं कि हमको जो है स्प्रिंट कितने ड्यूरेशन का रखना है। ये एक्चुअली में प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का जो डिप्लॉयमेंट है, डिलीवरी है, वो कितना फास्ट कर सकते हो आप। अगर आप 1 वीक के पहले 1 वीक में कर सकते हो तो भी आपको 1 वीक रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार डिलीवरी में कम से कम 1 मंथ लग जाएगा, तो आपको 4 वीक लेना पड़ेगा। तो ये स्प्रिंट का ड्यूरेशन वो एक बार डिसाइड हो जाता है, और उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। स्क्रम प्रिंसिपल, जैसे कि इटरेटिव डेवलपमेंट, आपके जो डेवलपमेंट है बहुत ही इटरेटिव वे में आपको करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस फीडबैक, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक कंटिन्यूअस रहता है। एक तो आपका डेली स्क्रम मीटिंग चलती रहती है, डेली स्टैंड अप या स्क्रम मीटिंग बोल सकते हैं, वहाँ पर फीडबैक लिया जाता है। देन उसके अलावा जब आपको स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर भी आप फीडबैक दे सकते हो। लास्ट में आपका जो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग है, तो वह डेफिनेटली वहाँ फीडबैक देना ही चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव में तो बहुत जरूरी होता है फीडबैक देना, ताकि नेक्स्ट स्प्रिंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। टीम कोलेबोरेशन होता है, तो टीम का कोलेबोरेशन बहुत जरूरी है। तो डेली मीटिंग होती है इसकी, टीम्स की, पूरे टीम्स रहते हैं, चाहे आपके यूएक्स वाले हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, टेस्टर्स हो, मैनेजर्स है, ये आर्किटेक्ट भी आते हैं कई बार। तो ये पूरा टीम का कोलेबोरेशन भी इसमें कंटिन्यू होते रहता है। फास्ट डिलीवरी, तो फास्ट डिलीवरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डिलीवरी कंटिन्यूअस होते रहती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि पूरा सॉफ्टवेयर 100% हो जाएगा तभी आपको डिलीवर करना है, प्रोडक्शन लाइव करना है या क्लाइंट को देना है, ऐसा नहीं है। आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप फेज में डेवलपमेंट कर रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो फेज 1 पता चल रहा है आपका 3 महीने में खत्म हो गया, आप उसको गो लाइव कर सकते हो। हालांकि वो एनवायरमेंट पार करना पड़ता है, डेवलपमेंट से स्मोक में जाता है, स्मोक से यूएट में जाता है, और यूएट से फिर प्रोडक्शन लाइव होता है। तो ये अलग अलग इसके सिस्टम्स होते हैं। जैसे रियल एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है बैंगलोर का। फर्स्ट वीक लॉगिन, तो अगर मान लो कि उनको डिलीवरी करना है, तो अगर मान लो कि लॉगिन फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है, टेस्टिंग हो चुका है, साइन ऑफ मिल चुका है, तो हम उसको डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। अकाउंट समरी, फंड ट्रांसफर, तो ये अलग अलग हम इसको दे सकते हैं। अब डिलीवरी भी दो प्रकार की होती है। एक डिलीवरी होती है प्रोडक्शन लाइव, लेकिन जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे सिस्टम बोल रहा है, तो इसको प्रोडक्शन लाइव तो कर नहीं सकते कि आप केवल लॉगिन फंक्शनैलिटी को प्रोडक्शन लाइव कर दिए। तो ये डिलीवरी होती है एग्जैक्ट कि आप स्प्रिंट में क्या डिलीवर करना चाह रहे हो। जैसे कि मान लो आपका 1 वीक का स्प्रिंट है, तो फर्स्ट वीक में आपका लॉगिन फंक्शनैलिटी या फीचर्स कंप्लीट हो गया, तो इसमें आप रिव्यू मीटिंग होती है लास्ट में। तो जो टेस्टर्स होते हैं, क्यूए टीम होती है, वो फिर क्या करती है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके सामने उसको पूरा चला के दिखाती है।
फिर पहले दिखाती है कि आपने क्या स्टोरी बनाया था, और फिर उसको दिखाती है कि देखो लॉगिन पेज कैसा दिख रहा है यूआई यूएक्स के हिसाब से, और फिर लॉगिन करके दिखाती है कि कितने प्रकार के लॉगिन है, कैसे लॉगिन फेल होते हैं, एरर मैसेज कैसे आता है, सक्सेस हो गया तो डैशबोर्ड में कैसे रिडायरेक्ट हो रहा है। ये सारा चीज जो रहता है एक रिव्यू मीटिंग के द्वारा दिखाया जाता है। और इसको हम बोलते हैं कि डिलीवर भी बोल सकते हैं कि भाई आपने जो है कंप्लीट करके, भले वो आगे प्रोडक्शन पे नहीं गया, वो आपका कहाँ पर जाके रुक जाएगा, प्री प्रोडक्शन या फिर यूएट जिसको बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो रहता है ना, यूएट एक एनवायरमेंट होता है एक्चुअली में। तो यूएट एनवायरमेंट में हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं और बाद में प्रोडक्शन करते हैं एक साथ। तो ये आपका डिलीवरी भी हम बोल सकते हैं कि जो आप रिव्यू मीटिंग के बाद आप दिखा देते हो कि भाई हमने बना दिया, टेस्टिंग हो चुकी है, अब ये हम जाके अगले एनवायरमेंट में इसको होल्ड पे रख रहे हैं। स्क्रम फ्रेमवर्क में अगर हम देखते हैं तो जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट प्लानिंग, डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या चीज है, लास्ट टाइम भी मैंने एक सेशन में बताया था। प्रोडक्ट बैकलॉग बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। जब पूरे प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है, सपोज प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में 3 ईयर लग रहे, तो 3 ईयर लग रहे, तो आप इमेजिन करो कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी होगी। तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरा प्रोडक्ट बैकलॉग बना के डाल दिया जाता है। तो जो डेवॉल्स बोर्ड है उसमें बीए जो होते हैं वो कंटिन्यूस वर्क करते रहते हैं। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पहले 6 महीना, 1 साल या 2 साल तक काम कर सकते हैं, और केवल राइट करते रहते हैं, किसको, एपिक को, स्टोरी को। और एपिक फीचर आपका जो राइट करते करते उनको 1 साल भी लग सकता है। यानी कि वो एक प्रोडक्ट की, एक सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें कई उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कई चीज एडिट कर रहे हैं, कई नया ऐड कर रहे हैं, कई डिलीट भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जब एक प्रोडक्ट बैकलॉग तैयार हो जाता है, यानी कि हमको जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, लगभग हम बोल सकते हैं कि भाई 80% रिक्वायरमेंट जो है वो डाल दी गई है, किसमें, डेवॉप्स बोर्ड पे। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में हमारे एपिक्स और फीचर्स के कलेक्शन आते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट बैकलॉग। अब ये प्रोडक्ट बैकलॉग जब आ जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, बजट वगैरह सब पास हो जाता है, देन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो पहली बार स्प्रिंट प्लानिंग होती है। तो स्प्रिंट प्लानिंग में सबसे पहले जो हमारा जो रहता है, स्प्रिंट जीरो हम स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंट जीरो एक्चुअली में एक प्रकार का प्रोजेक्ट किक ऑफ बोलते हैं, जिसमें आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं। चाहे आप क्लाउड एनवायरनमेंट हो या ऑन प्रीमाइस का सर्वर हो, लेकिन उसको सेटअप करना होगा ना, कि आपका डाटाबेस कौन सा होगा। फिर डाटाबेस को जो सर्वर है उसको इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद आपका बैक एंड सर्विस, फ्रंट एंड सर्विस क्या है, फिर वो कहाँ डिप्लॉय होगी, उसकी पाइपलाइन के द्वारा ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट करना है, सीआईसीडी पाइपलाइन से। तो ये सारा चीज जो है ना, पहले स्प्रिंट में, फर्स्ट स्प्रिंट पे रखा जाता है, ताकि वो एनवायरनमेंट आपका रेडी हो सके, जिसके बाद आपका स्मूथ डेवलपमेंट चलता रहे इसके बारे में। तो स्प्रिंट प्लानिंग में सबसे पहला जो है, जीरो स्प्रिंट या प्रोजेक्ट किक ऑफ की स्प्रिंट बोलते हैं, ये बहुत जरूरी होती है। जब ये स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है, आपके सारा एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है, डेवलपर रेडी हो जाता है डेवलपमेंट करने के लिए, देन एक्चुअल फिर हमारा स्टार्ट होता है। तो स्प्रिंट प्लानिंग में जब डेवलपमेंट के लिए जब स्टोरी उठाई जाती है या आपका एपिक उठाया जाता है, तो कहाँ से उठाया जाता है, प्रोडक्ट बैकलॉग से। और उठा करके जब उसको स्प्रिंट पे डालते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। तो स्प्रिंट बैकलॉग वो कलेक्शन है जो हमको डेवलपमेंट या डिलीवर करना है सेम स्प्रिंट पे। और प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होने वाला है, वो पूरी रिक्वायरमेंट को जब रखा जाता है एक सीक्वेंस में, तो उसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं। फिर इसके बाद डेवलपमेंट फेस आता है। तो डेवलपमेंट फेस में आपका जो है कि अगर मान लो यूएक्स को अगर काम मिलता है, तो क्या करता है, वो यूएक्स बनाता है। यूएक्स किस में बनता है, फिग्मा में बनता है, या एडोब एक्सडी में बनता है, या फोटोशॉप में भी बन सकता है। और यूएक्स बनने के बाद यूआई डेवलपर का काम आता है कि वो उसको नेक्स्ट जेएस में, एंगुलर में या रिएक्ट के कोड में कन्वर्ट करते हैं। बैकएंड डेवलपर का काम क्या रहता है, डाटाबेस को बनाता है, एपीआई वगैरह बनाता है, स्टोर प्रोसीजर लिखता है, और एपीआई की पूरी टेस्टिंग वगैरह कर लेता है। इस बीच में टेस्टर्स क्या करते हैं, वो टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरी टीम है ना, टेक्निकल टीम, वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है, और पैरेलल में वर्क करती है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अगर कुछ काम करेगा, खत्म करेगा, तभी दूसरा करेगा, बाकी बैठा रहेगा। तो यह पैरेलल में वर्क होता है।
तो वो काम को, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेली स्क्रम मीटिंग होती है। डेली स्क्रम मीटिंग कंपलसरी है अगर आप स्क्रम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और डेली स्क्रम मीटिंग मीटिंग में फीडबैक वगैरह दिया जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका कोई ब्लॉकर तो नहीं है। अगर कोई ब्लॉकर है तो उसको हाईलाइट करो। अगर कोई टेक्निकल चैलेंजेस है तो उसे बताओ। आपका जो एक स्क्रम मैनेजर होता है ना, वो बहुत कुछ मैनेज करता है। एक तो ये मैनेज करता है कि टेक्निकल टीम को अगर कोई हेल्प की जरूरत है, तो वो बाहर से किसी आर्किटेक्ट को बोलेगा कि भाई थोड़ा सा आप आओ, टीम को थोड़ी हेल्प की जरूरत है। अगर मान लो कोई एनवायरनमेंट नहीं चल रहा है तो डेवऑप्स टीम के पास जाएगा, बोलेगा मेरी टीम स्टक हो गई है, सीआईसीडी पाइपलाइन नहीं चल रहा है या कोई इशू आ रहा है। तो वो एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम होता है। जब भी किसी को कोई दिक्कत होता है, ये तो उससे कांटेक्ट करता है, और वो क्लाइंट से, कस्टमर से भी कनेक्ट रहता है। रिपोर्टिंग देते रहता है, वीकली रिपोर्ट देते रहता है कि हमारा ये डेवलपमेंट चल रहा है, इस बार हम ये, हमारा ये टारगेट है, हम इसको करेंगे। इस टाइप से सारी रिपोर्टिंग चलते रहती है। देन स्प्रिंट रिव्यू। ये स्प्रिंट रिव्यू वाला एक जो पोर्शन में बताया था कि आपका अगर उस स्प्रिंट में जो आपने टारगेट लिया था, अगर वो डेवलप हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, तो जो टेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डेमो करते हैं। जिसे एक डेमो मीटिंग बोला जाता है। तो वहां पर डेमो करके बताते हैं कि जो डेवलपमेंट करने का हम बोले थे, वो डेवलपमेंट हो चुका है। देन रेट्रोस्पेक्टिव होता है लास्ट में। तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछले स्प्रिंट में क्या अच्छा था, जो आगे चलता रहना चाहिए। पिछले स्प्रिंट में क्या बुरा था, जो नेक्स्ट स्प्रिंट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीज है जो ठीक थी, वही कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। इस टाइप से अलग अलग रहते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा, एक स्लाइड है इसका, जिसमें मैं बताऊंगा कि और क्या क्या होता है इसमें। तो ये जनरली एक हाई लेवल का मैंने बताया। अब इसके बाद देखते हैं कि रोल्स। तो स्क्रम के रोल्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि आपका है प्रोडक्ट ओनर। तो एक प्रोडक्ट ओनर होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट ओनर का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी का ओनर है। प्रोडक्ट ओनर का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक कंपनी है, उसके पास 6-7 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो 6-7 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को रखना पड़ता है, जो एक सॉफ्टवेयर का पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर। सॉफ्टवेयर मतलब प्रोडक्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका ऑनर जो रहेगा, उसके पास एक क्वालिटी होती है। जैसे कि उसका विजन बहुत आगे का होता है। उसे ये पता होता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है 6 महीने बाद कैसा होगा, कैसे काम करेगा, 1 साल बाद मुझे क्या जरूरत पड़ेगा। अचानक मतलब जो बैकअप सिस्टम हमारा क्या रहना चाहिए, बहुत कुछ वो बताएगा। ये सब मतलब जो है, टेक्निकल आर्किटेक्ट से बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। और अप्रूवल इसके हाथ में रहता है। यानी कि ये जो रहता है ना, अप्रूवल देता है। प्रायोरिटाइज करेगा बैकलॉग की। यानी कि हमारे पास काम तो बहुत सारे, बहुत सारी स्टोरी बनी हुई है, फीचर्स बने हुए हैं, लेकिन कौन से फीचर को पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये अप्रूवल भी जो है प्रोडक्ट ओनर देता है। तो मैक्सिमाइज द बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए वो हमेशा काम करते रहता है। तो इसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी अलग होती है। फाइनल अप्रूवल इसी का होता है। स्क्रम मास्टर क्या होता है। स्क्रम मास्टर जो मैं बताया आपको, ये सर्टिफाइड होता है, स्क्रम सर्टिफाइड बोलते हैं इसको। एंड रिमूव द ब्लॉकर। तो ब्लॉकर को रिमूव करता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी डेवलपर को एपीआई नहीं मिली, उसका काम रुक गया, तो तुरंत वो चेक करेगा कि एपीआई कौन बना रहा था, क्यों नहीं बनाया, क्या वो उसको स्टॉप दे सकता है क्या। तो इस प्रकार से वो पूरा टीम को लेके साथ में चलता है। और वो हमेशा ढूंढते रहता है किसी के पास कोई ब्लॉकर तो नहीं है। अगर ब्लॉकर आ गया, इमीडिएट स्क्रम मैनेजर को बता दो, वो पूरा सॉल्व करने का ताकत लगाता है। फिर फैसिलिट सेरेमनी, यानी अलग अलग जो मीटिंग्स होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं स्क्रम प्रोसेस के अंदर, उसको वो पहले से पूरा कैलेंडर ब्लॉक कर देता है कि इतने तारीख को हमारा जो है स्क्रम मीटिंग होने वाली है, इतने तारीख को हमारा रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा, डेमो कब रहेगा, ये सारा चीज जो रहता है वो हैंडल करता है। और प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। तो प्रोसेस को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि अगर पिछला कुछ प्रोसेस हो चुका है, कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसमें अगर मान लो कोई अच्छी चीज नहीं थी, रोकना चाहिए। कुछ ऐसे ब्लॉकर्स आ गए थे जो आगे बिल्कुल नहीं आने चाहिए, जिससे काफी डिस्टर्ब हो गए थे टीम, या हमारा स्लो हो गया था डेवलपमेंट। तो उन सारी चीज को रोक करके फैसिलिटी आगे देता है। तो वो क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करते रहता है। फिर इसके बाद डेवलपमेंट टीम्स होती है। तो डेवलपमेंट टीम में डिजाइन टीम होती है। डिजाइन टीम में आपका वायर फ्रेम डिजाइनर हो सकता है, आपका यूएक्स डिजाइनर हो सकता है, या फिर आपका यूआई डिजाइनर हो सकता है, या ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकते हो। तो इतने सारे आपके डिजाइन टीम में हो सकते हैं। डेवलपमेंट टीम में आपके फ्रंट एंड डेवलपर हो गए, आपके बैक एंड डेवलपर हो गए। बड़ी कंपनी में तो आपके एपीआई डेवलपर अलग होते हैं, डाटाबेस डेवलपर अलग होते हैं, है ना। तो ये टीम्स एक डिफरेंट होती है। फिर इसके बाद टेस्टिंग टीम होती है। टेस्टिंग टीम में आपके मैनुअल टेस्टर हो सकते हैं,
ऑटोमेशन टेस्टर हो सकते हैं ना। तो ये टेस्टिंग टीम भी डिफरेंट होती है। डिलीवरी टीम, इसमें मतलब आपके कुछ जैसे बीए हो सकते हैं, या फिर आपके कोई डिलीवरी मैनेजर भी हो सकते हैं। तो ये सब है जो डिलीवरी को इंश्योर करते हैं। और आर्किटेक्ट्स वगैरह भी होते हैं डिलीवरी में। तो जैसे मान लो कि आप कोई बैंक का एप्लीकेशन बना रहे, तो बैंक का एप्लीकेशन बना रहे तो जैसे कि परचेस ऑर्डर है, प्रायोरिटाइज यूपीआई फीचर। तो पीओ के लिए आपको यूपीआई फीचर होना बहुत जरूरी है। एसएम रिमूव फायरवॉल्स एक्सेस इश्यूज, यानी कहीं पर कोई इश्यूज आ गया, ब्लॉकर जिसको बोलते हैं, तो उसको रिमूव करना है ना। या फिर डेवलपर बिल्ड पेमेंट एपीआई, तो डेवलपर जो है अपने स्टार्ट का, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली में स्क्रम में एक वर्क होता है, स्क्रम प्रोसेस के अंदर। स्क्रम आर्टिफैक्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि दो प्रकार के बैकलॉग्स होते हैं, एक प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, एक स्प्रिंट बैकलॉग होता है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग जो होता है, जिसके अंदर फीचर्स हो सकते हैं, बग हो सकते हैं, एनाउंसमेंट हो सकते हैं, एग्जैक्ट ये पूरी प्लानिंग होती है, बड़ी प्लानिंग होती है। ये कुछ महीने से लेकर के कुछ सालों तक ये चल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कितना बड़ा है। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग जो है लगभग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का लगभग सभी प्रोसेस को, सभी रिक्वायरमेंट को डाल दिया जाता है। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया। स्प्रिंट बैकलॉग का मतलब ये हो गया कि आप जब स्प्रिंट स्टार्ट करते हो, तो आप प्रोडक्ट बैकलॉग में से कुछ फीचर्स को या कुछ एनाउंसमेंट को पिक करते हैं, और पिक करके जब आप स्प्रिंट पे डाल देते हो तो उसे हम स्प्रिंट बैकलॉग बोलते हैं। तो स्प्रिंट बैकलॉग का ड्यूरेशन छोटा होता है। स्प्रिंट का ड्यूरेशन जैसे बताया था, 1 वीक का हो सकता है, 2 वीक का हो सकता है, और 4 वीक का भी हो सकता है। तो जो भी स्प्रिंट बैकलॉग है, आपको उस समय में खत्म करना है। तो करंट स्प्रिंट का टास्क जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि ये आपका स्प्रिंट बैकलॉग कहला रहा है। यहाँ जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में फेस लॉगिन, यूपीआई पेमेंट, मिनी स्टेटमेंट, ऐसे सारे रिक्वायरमेंट को डाल दिया गया है। ये प्रोडक्ट बैकलॉग होता है। अब स्प्रिंट बैकलॉग में ओनली यूपीआई क्यूआर पेमेंट आ, यानी हमने क्या किया, इसमें एक को पिक कर लिया। तो ये स्प्रिंट में केवल यही होगा। जब नेक्स्ट स्प्रिंट चालू होगा, तब हम ये दूसरा पिक करेंगे। तो ऐसा करके हम प्रोडक्ट बैकलॉग से पिक करते रहते हैं, और कौन सी प्रायोरिटी रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ये सारा प्रोडक्ट ओनर जो है वो डिफाइन करता है। उसके हिसाब से पिक होता है। लेकिन ये डेवलपर वगैरह नहीं करते, ये आपका स्क्रम मैनेजर करता है, या आपका जो बीए होता है ना वो करता है, बिजनेस एनालिस्ट। तो अभी तक जो मैं बता रहा था, देखो यहाँ पर आ गया कि हमारे पास एपिक होता है सबसे टॉप पे। अगर उसका सीक्वेंस को हमेशा याद रखना है, वो सीक्वेंस भी काम होता है। टॉप पे आपका एपिक होगा, देन उसके बाद फीचर्स आएगा, फीचर के अंदर स्टोरी आएगा, स्टोरी को बोलते हैं पीबीआई, या फिर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। और उसके बाद आता है आपका टास्क आता है। और स्टोरी के अंदर आपका एक और आता है, उसको बोलते हैं अपन बग। तो बग भी जो है स्टोरी के अंदर ही क्रिएट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एपिक, एपिक मतलब है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, एक बड़ा सेक्शन है ना। तो हम उसको बोलते हैं एपिक। अब उसके अंदर एक फीचर है क्यूआर पेमेंट। अब फीचर कितने सारे हो सकते हैं, क्यूआर पेमेंट हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, वो क्रेडिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स हो गया। तो ये सब फीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स किसके अंदर आते हैं, एपिक के अंदर आते हैं। और ये फीचर जो है क्यूआर पेमेंट का, इसके अंदर स्टोरी बनती है, जिसको मैं बोल रहा हूँ पीबीआई, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। तो ये स्टोरी के अंदर इसने क्यूआर पेमेंट में से एक उठाया, स्कैन क्यूआर। अभी स्कैन क्यूआर है, मतलब उसमें पेमेंट करने का नहीं है, केवल स्कैन करने का एक स्टोरी है। फिर एक अगला स्टोरी होगा, फिर तीसरा स्टोरी होगा, ऐसे करके स्टोरी भी बहुत सारी होती है। तो एक स्कैन क्यूआर की एक स्टोरी जैसे। अब जब ये स्टोरी दी जाती है टीम को, डेवलपमेंट टीम को, तो उसमें एक टास्क बनता है एपीआई का, कि भाई हमको एपीआई बनाना है। दूसरा टास्क बनता है यूनिट टेस्ट का, कि हमें यूनिट टेस्टिंग भी लिखना है। तीसरा टास्क बनता है यूआई वैलिडेशन का। तो ये एक जस्ट सैंपल है, नहीं तो आप ये मान के चलो यूएक्स भी बनता है, आपका यूआई बनता है, यूआई वैलिडेशन होता है, बैकएंड में आपका एपीआई बनता है, डाटाबेस बनता है, उसके वैलिडेशन होते हैं। और इसी बीच में आपका टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो, टेस्टर लिखता है। तो ये सारे टास्क बहुत सारे बनते चले जाते हैं। तो यूजर स्टोरी, जैसे मान लो कि ये एक टेम्पलेट दिया हुआ है, जैसे एज ए यूजर आई वांट फीचर फॉर दैट बिजनेस वैल्यू। जैसे कि मान लो आप एक यूजर हो और आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे को एक स्कैन क्यूआर का एक फीचर चाहिए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, क्यूआर पेमेंट आ जाएगा, तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगा, आपके कस्टमर को फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके कस्टमर आपके इंक्रीज हो गए, बिजनेस वैल्यू बढ़ेगा इससे।
तो इस प्रकार से एक जस्ट टेम्पलेट में समझा है कि यूजर स्टोरी का मकसद क्या होता है, एम क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, राइट। यहाँ पर और एग्जांपल दिया है, एज ए कस्टमर आई वांट टू स्कैन QR कोड सो दैट आई कैन पे इंस्टेंटली। तो ये जो अभी मैं दिखाया ना, ये एक प्रकार की स्टोरीज है, और ये स्टोरीज जो रहती है ना, इससे बनता है फीचर। तो ये डेवलपमेंट करने के लिए आती है, तो फिर इसमें वर्क होता है। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये भी मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको शॉर्ट में AC बोलते हैं। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में एक्चुअली में टेक्निकल डाटा डाला जाता है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, और उस टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को डेवलपर अच्छे से पढ़ता है, समझता है, और उसके हिसाब से कोडिंग करता है। टेस्टर भी जो होते हैं वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से टेस्ट सिनेरियो लिखते हैं, ताकि जब डेवलपर उसको टेस्टिंग के लिए देगा तो वो उसे टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी कारण से डेवलपर और टेस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो सीनियर के पास जाता है, तो सीनियर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को ओपन करता है और फिर उनको समझाता है। तो यानी कि मेन जो हमारा सोर्स होता है वो AC होता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, राइट। तो इसके अंदर टेक्निकल डिटेल्स होगा, यहाँ तो ऐसी सिंपल लिखा हुआ 3 लाइन का, बट ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, उसके अंदर कोई टेबल भी होते हैं, कुछ इमेज भी पेस्ट करके डाला जाता है। यानी इतना डाटा डाल देते हैं कि डेवलपर्स को या टेक्निकल टीम को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसे क्या बनाना है और कैसे टेस्ट करना है। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, AC। अब यहाँ पर आते हैं, मैं एक और टॉपिक आ गया, एस्टिमेशन इन स्क्रम। स्क्रम में एस्टिमेशन कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए, पहले फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम मैंने बताया। प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम जो रहता है, बिजनेस एनालिस्ट का लिख के रख देते हैं, बहुत सारा लिख देते हैं, 1 साल 2 साल का डेवलपमेंट का एक साथ लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम हो गया। और स्क्रम बैकलॉग आइटम क्या होता है कि जो हम स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं, उस स्प्रिंट में हम कौन सा फीचर डेवलप करने जा रहे हैं। सपोज मान लो कि हम 3 फीचर को पिक कर दिए और एक एक फीचर में 3 3 स्टोरी है। तो इतना जो बन गया हमारा लिस्ट, इसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, यानी कि जो हमको डिलीवर करना है, जो स्प्रिंट का ड्यूरेशन है, चाहे 2 वीक का भी हो सकता है या 4 वीक का हो सकता है। अब जब इसको पिक किया जाता है, इस स्प्रिंट के अंदर डाला, जैसे स्प्रिंट 1 आपका चालू हुआ, तो स्प्रिंट 1 में आपने क्या किया, कुछ यूजर स्टोरी, कम से कम 10 12 यूजर स्टोरी आपने पिक कर लिया। आप पिक कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग रखा। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सबसे पहले एक एक स्टोरी को ओपन करता है BA या स्क्रम मास्टर, और फिर वो स्टोरी को टेक्निकली पूरा समझाता है। वहां पर पूरी टीम बैठी हुई है, फ्रंट एंड टीम बैठी हुई है, बैक एंड टीम बैठी हुई है, आपके टेस्टर्स बैठे हुए हैं। और जब वो पूरा समझा देता है, उसके बाद फिर वो उनसे एस्टिमेशन मांगता है। तो एस्टिमेशन जब वो मांगता है, तो एस्टिमेशन हमेशा फेबोनिकी सीरीज की वैल्यूज में दी जाती है, जैसे 1 2 3 5 8 13। ये फेबोनिकी सीरीज है। इसमें ये मान के चलो कि 1 मतलब बहुत ही आसान काम है, जिसको आप कुछ घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में, 4 घंटे में, है ना। और जैसे आपने 8 दे दिया या 13 दे दिया, इसका मतलब है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। कॉम्प्लेक्स काम है तो मे भी उसमें 10 दिन भी लग सकता है उसको डिलीवर करने में। तो ये जो एस्टिमेशन एक मीटिंग होती है ना, इस कभी कभी एस्टिमेशन मीटिंग के नाम से भी मीटिंग को बुक कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर भी एस्टिमेशन कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है आपका स्क्रम मास्टर जो है कैसे ड्राइव कर रहा है पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। जब इसमें आप गुजरोगे तब पता चलेगा कि बड़ा आसान नहीं है। उसका रीजन ये है कि सपोज मान लो कि आप लोग करीब 6 7 टेस्टर है, और UI डेवलपर भी 5 है, बैकएंड डेवलपर भी कम से कम 11 12 है। अच्छा, उस समय अगर मान लो कि सबको अपना अपना देना है पॉइंट, और जो पॉइंट देगा उस समय दिखेगा नहीं कि कौन कितना दे रहा है। जब सब लोग दे देंगे ना, तो वो अपने आप उसको ऐसे ग्रीन कलर का ब्लिंक करेगा, समझ में आएगा कि सभी लोगों ने अपना अपना पॉइंट दे दिया। तब वो शो का बटन दबाएगा, कौन, स्क्रम मास्टर। तो जैसे शो का बटन दबाएगा, तो किसने कितना पॉइंट दिया दिखाई देगा। सपोज मान लो 12 बैकएंड डेवलपर है, 12 बैकएंड डेवलपर में से 11 बैकएंड डेवलपर जो है स्टोरी पॉइंट दे दिए 2, लेकिन उनमें से कोई एक जूनियर था, उसने बटन दबा दिया 13। तो जैसे इतना डिफरेंस दिखाई देगा कि 10 11 लोगों ने 2 दिया और एक अकेले व्यक्ति ने 13 दे दिया, तो फिर वो स्क्रम मास्टर या जो BA है या क्लाइंट साइड का BA है,
वो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुम्हें ऐसा क्या लगा, क्या तुमने 13 क्यों पॉइंट दिया। और पहले तो डर जाएगा, अरे मैं अकेले ही 13 दिया, बाकी मेरे सारे सीनियर लोग 2 दिए। तो वो उसका तो वहीं नर्वस हो जाता है, देन उसके बाद एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है बट नहीं कर पाता, इतना बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, कई बार उल्टा हो जाता है कि सब लोगों ने मिल करके 13 क्या दिए, लेकिन कोई जूनियर है उसने उठा करके 3 दे दिया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना, तो फिर वो या तो 13 वाले अगर मेजोरिटी है तो उनसे नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर जो सिंगल व्यक्ति है जिसने अलग से डिफरेंट दिया, उससे पूछेंगे क्या रीजन। अच्छा, कोई गलत दे नहीं सकता है। अगर मान लो कि जैसे स्टोरी एक्चुअल में 3 पॉइंट की थी, लेकिन पांच छह डेवलपर लोग मिल करके बात किया आपस में कि भाई एक काम करते, हम इसको 13 बोल देते। तो जैसे 13 बोलेंगे, तो वहां जो टेक्निकल भी है उसको डाउट होगा कि स्टोरी 13 की है नहीं। वो तुरंत आर्किटेक्ट से पूछेगा कि क्या ये वाकई में स्टोरी 13 की है। आर्किटेक्ट बोलेगा नहीं, ये 3 पॉइंट की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, टेक्निकली एक्सप्लेन करेगा कि 3 दिन में तुम दे सकते हो, 13 दिन की जरूरत नहीं है, वहीं पर एक्सप्लेन कर देगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि सब लोग मिल करके ही 13 बोल दिए तो ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहां पर एक शांत से बैठा रहता है, एक आर्किटेक्ट लेवल का व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है, जब उसको बोला जाता है तभी वो कुछ बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलता है। और जो टेक्निकल बीए होता है वो भी ऑब्जर्व करते रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है कि जो इसकी प्लानिंग है ना, उसमें कोई ऐसा गलती मत करो, क्योंकि वहाँ क्लाइंट के लोग बैठे हुए हैं ना, जो आपका बिलिंग करते हैं आपकी कंपनी को, वो लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ एक्सप्लेशन नहीं होना चाहिए ऐसा गड़बड़ी का। तो खैर उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती थी। हम लोग तो बहुत सारी टेक्निक अपनाते थे ताकि हम लोग सिंक में रहे और कोई आगे पीछे ना हो जाए। तो मैं ये सब हैंडल कर लेता था। तो ये समझ में आ गया कि वन मतलब एक लोएस्ट टास्क होता है जो कुछ घंटे में कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे 2 पॉइंट मतलब समझ जाओ 2 दिन का काम है, 5 पॉइंट मतलब समझ जाओ कि 5 दिन का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो। मान लिया जाता है कि लगभग ये 5 है, मतलब 5 डे के आसपास हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा ना, डेवलपमेंट नहीं। तो मैं आगे बताऊंगा डन ऑफ डन की परिभाषा क्या होती है। अब देखो ये प्लानिंग पोकर। तो प्लानिंग पोकर क्या चीज है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एस्टिमेशन की जाती है। तो प्लानिंग पोकर में क्या होता है कि जैसे जितने डेवलपर्स बैठे हुए हैं ना, टीम्स में मान लो मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको चैट विंडो में एक लिंक दे दिया जाएगा और आप इस लिंक को क्लिक करो। तो जैसे मैं अजय हूँ, मैं जैसे वो लिंक को क्लिक करूंगा तो ये जो प्लानिंग पोकर का स्क्रीन खुल के आ जाएगा। और मैं जब यहाँ से कोई भी पॉइंट दबाऊंगा, 3 दबाऊंगा या 5 दबाऊंगा, तो वो मेरा नाम जो वहां पर लाइन से लिखा हुआ है ना, सब रिसोर्स का नाम, तो मेरे नाम के आगे वो पॉइंट चला जाएगा कि अजय ने 3 दबा, 3 का बटन दबाया, 3 सेलेक्ट किया। तो लेकिन ये तुरंत दबाते साथ नहीं दिखेगा, एक शो का बटन होता है, उसको क्लिक करने पे विजिबल होता है किसने कितना दिया। तो ये प्लानिंग पोकर जो रहता है ना, इससे मतलब जो है एस्टिमेशन मीटिंग में स्टोरी को एस्टिमेशन दी जाती है। जैसे मेजोरिटी लोग बोलती है कि भाई स्टोरी का पॉइंट 5 होना चाहिए, तो सभी लोग 5 बोल रहे हैं, और स्क्रम मास्टर को भी लगता है कि ओके 5 देना चाहिए, तो वो क्या करता है, बटन दबा देता है। तो स्टोरी जो सिलेक्टेड रहती है उसकी जो पॉइंट होती है, उसका जो एफर्ट एस्टिमेशन है वो 5 हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये इस प्रकार से, इसमें भी टाइम लगता है क्योंकि वो एक्सप्लेन भी करते हैं स्टोरी में, देन उसके बाद ये सब चालू भी होता है एस्टिमेशन वगैरह का, तो 1 घंटा लग जाता है पूरा एस्टिमेशन करने में। इसके बाद आपका आता है स्प्रिंट कैपेसिटी प्लानिंग। अब ये स्प्रिंट कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ नीचे दिया हुआ है कि 5 डेवलपर्स है और आपका स्प्रिंट जो है 8 डेज का है, 8 वर्किंग डे का ना, फिर आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, 40% डे। तो 40% डे हो गया, राइट। अब रियल एग्जांपल 2 मेंबर ऑन लीव। तो जैसे पता चला कि 2 मेंबर ने पहले ही बता दिया कि भाई शादी में जाना है, तो हम लोग जो है लीव करेंगे। 1 दिन का लीव हो सकता है या 2 दिन का हो सकता है, जो भी होगा। तो क्या करते हैं, उसी समय स्क्रम मास्टर को जैसे आप बताओगे कि आप लीव पे हो, अप्रूव्ड लीव पे हो, तो फिर वो क्या करता है कि वहां पर आपका लीव डाल देता है। जैसे ऑफ डे डाल दिया, तो ये जो 40 है वो माइनस हो जाएगी। जैसे 2 2 दिन का 2 लोगों ने लीव लिया, तो 4 डे माइनस हो जाएगा, तो ये जो 40 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये जो 36 है,
लीव वगैरह हटाने के बाद, तो ये एक्चुअली में क्या है, कैपेसिटी है स्प्रिंट की। यानी आपका ये वाला जो स्प्रिंट है, स्प्रिंट वन, ये 36 डेज का है। यानी कि इतने परसेंट डे, सॉरी परसेंट डे का है। और इतना ही स्टोरी डिलीवर हो पाएगा जितना यहाँ पर काम होगा। तो ये कैपेसिटी जो रहती है स्प्रिंट की, चेंज होती रहती है। कैपेसिटी दो दो प्रकार से चेंज होती है। पहला चीज, कभी कभी नए रिसोर्स ऐड हो जाते हैं, नए पीपल ऐड हो जाते हैं टीम में, या कभी कभी चले जाते हैं, उनको दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया, तो यहाँ से दो रिसोर्स कम हो गए, तो फिर अपने आप कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। अगर आ गए तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा, अगर कोई लीव पे चला गया, तो इसीलिए स्क्रम प्रोसेस पे कभी भी बोला जाता है कि आपको जो है प्लान लीव लेना है, आपको एकदम सडन लीव नहीं लेना। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से रात को तबीयत खराब हो गई, तो आपको पहले टीम मेंबर से बात करना है कि मेरे कुछ काम थे, ये तुम कर लोगे क्या आपस में बांट के। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, मैं अगर आज एक दिन का लीव ले लेता हूँ तो मैं सैटरडे को घर पे बैठ के काम खत्म कर दूंगा। तो जो भी है प्लानिंग टीम के साथ करनी पड़ती है। दैट फाइनल जो है आपके स्क्रम मास्टर को बताना पड़ता है कि मैं लीव पे हूँ, और मेरे लीव से जो आपका डिलीवरी है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम टीम मेंबर मिलकर उसको हैंडल कर लेंगे। तो ये आपका स्प्रिंट कैपेसिटी बहुत मायने रखता है। राइट। फिर इसके बाद आता है वेलोसिटी। अब देखो ये वेलोसिटी क्या होता है, स्टोरी पॉइंट कंप्लीटेड पर स्प्रिंट। अभी इसके पहले मैंने कैपेसिटी बताई थी, है ना। कैपेसिटी क्या होता है कि जितने रिसोर्स आएंगे, और एक रिसोर्स अगर 8 घंटा काम कर रहा है डेली, कितना दिन का स्प्रिंट है, वो सब कैलकुलेट करते हैं, तो कैपेसिटी बनती है कि आपकी टीम की कैपेसिटी इतनी है। और वेलोसिटी का मतलब होता है कि आप कितने पॉइंट की स्टोरी डिलीवर कर रहे हो। जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया था कि हम एस्टिमेशन मीटिंग में क्या कर रहे थे, स्टोरी को पॉइंट दे रहे थे कि ये स्टोरी 5 पॉइंट की है, ये स्टोरी 10 पॉइंट की है। तो जब स्टोरी में पॉइंट डाल दिया जाता है, तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, उसको टोटल करता है। टोटल करने के बाद देखता है कितने पॉइंट की स्टोरी हुई, और उसके बाद देखता है कि कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी अगर मान लो कम है, तो वो कुछ स्टोरी को कम कर देता है, और या फिर उसको मार्क कर देता है स्पिल ओवर स्टोरी। यानी कि ये स्टोरी अगर समय मिला तो करो, नहीं तो फिर ये अगले स्प्रिंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से डिसीजन हो जाता है जब आपका प्लानिंग होता है, तब कैपेसिटी को देख करके फाइनल करते हैं। लेकिन वेलोसिटी की बात तब आती है जब आपका स्प्रिंट खत्म हो जाता है। तो स्प्रिंट जब खत्म हो गया, तब उसके बाद चेक करते हैं कि आपकी कितनी स्टोरी जो है डिलीवर हुई है। तो जैसे स्प्रिंट वन में 35 पॉइंट की स्टोरी टोटल डिलीवर हो चुकी है, हो सकता है कि कुछ और स्टोरी थी लेकिन वो स्प्रिंट टू में ट्रांसफर हो गई, तो स्प्रिंट वन की जो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, 35। और स्प्रिंट टू पे आपका 40 पॉइंट का डिलीवर हुआ है। तो जब स्प्रिंट वन में 35 हो रहा है, स्प्रिंट टू में 40 हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी चल रही है एवरेज, वो 37 चल रही है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवा रहा है जो क्लाइंट, जो एक्चुअल में पूरा पैसा दे रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराने का, उसकी नज़र केवल वेलोसिटी के ऊपर रहती है। क्योंकि वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर कितने देर में, कितने समय में फाइनल डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि आपने स्प्रिंट बना दिया 100, ये जो स्प्रिंट है ना, ये आपने 100 बना लिया। अभी तो दो स्प्रिंट हुआ है, लेकिन दो स्प्रिंट में आप अंदाज लगा सकते हो कि जो मेरी 100 स्प्रिंट है, वो कितनी टोटल पॉइंट की स्टोरी बनी होगी उसके अंदर, और वो डिलीवरी कब तक हो पाएगी, 1 साल में हो पाएगी, 2 साल में हो पाएगी। अगर स्प्रिंट पता चल गया कि इतने स्प्रिंट में डिलीवरी करने वाले, तो फिर ड्यूरेशन वैसे ही निकल जाएगा। एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन जैसे 2 वीक है, तो आप देख सकते हो कि 100 स्प्रिंट पे आपका डिलीवरी होगा, तो आप वैसा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या करता है कि प्रिडिक्ट करता है रिलीज डेट। तो रिलीज डेट को प्रिडिक्ट कर देता है, और एक्चुअली में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो रिलीज डेट वैसे भी हाईलाइट करके लगा दिया जाता है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में, 15 जनवरी को हमारा प्रोडक्शन लाइव जाने वाला है। पहले से डेट एक निकाल दिया जाता है। और जैसे जैसे वो डेट नजदीक आते जाता है, टेंशन बढ़ते जाता है। क्लाइंट का भी बढ़ते रहता है, डेवलपमेंट जो टीम है या कंपनी है उसका भी टेंशन होते रहता है। टेंशन क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अग्रीमेंट होता है। अगर आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं दिया, तो सामने वाला पहला तो पेमेंट रोक देता है।
फिर भी आपने अगर उसको जल्दी से कन्वेंस नहीं कर पाए और डिलीवरी फिर भी नहीं दे पा रहे हो, तो सामने वाला पेनल्टी लगा देगा। पेनल्टी बहुत तगड़ा रहता है। मतलब बड़े बड़े कंपनी में तो 50 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ तक की पेनल्टी लगती है। चलो उसके बाद भी ये नहीं दे पा रहे हो आप, पेनल्टी भी दे दी है उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो क्लाइंट है बहुत बड़ा फिर फाइनल पेनल्टी मारता है एग्रीमेंट के हिसाब से, कई करोड़ों रुपए का। जाने आप सॉफ्टवेयर बना के जितना पैसा कमाने वाले थी आपकी कंपनी, आपको उसका 40 गुना पैसा, 20 गुना पैसा देना पड़ता था, कंपनी बंद हो जाती कई बार। तो वो डेवलपर जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं बस काम करता हूँ बैठ के 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, बहुत बड़ा काम करता हूँ, तो थोड़ा सा इसको सोचो कि जो हायर लेवल पे जो टेंशन चलता है, वो करोड़ों लाखों पे और कंपनी के बंद होने की कगार पे आ जाती है। उतने बड़े टेंशन होते हैं। तो ये डिलीवरी प्रोसेस को समझना हमें बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को जो उसका पार्ट है। आप अगर टेस्टर हो, डेवलपर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आर्किटेक्ट हो, सब इसके पार्ट है। तो प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। और ये प्रोसेस के हिसाब से पेमेंट होता है। पेमेंट मतलब फेज वाइज होता है। फेज वन डिलीवर हो गया, पेमेंट रिलीज कर देगा क्लाइंट। फेज टू डिलीवर कर दिया, रिलीज कर देगा। आप फेज वन को जो 2 महीने में रिलीज करना चाहिए नहीं हुआ, 6 महीना खींच दिए, वो तो बैठा रहेगा, बैठा भी नहीं रहेगा, वो पेनल्टी लगाएगा और चिल्लाते रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर दे देगा एकदम। तो ये सारी चीज होती है, डिलीवरी टाइम पे करना क्यों जरूरी है, और ये प्रोसेस क्यों नजर रखता है सब चीजें। इस प्रोसेस से हमको पता चलता है ना, 2 स्प्रिंट से मुझे 100 स्प्रिंट का अंदाज लग गया कि कब मेरा कंप्लीट हो सकता है। और ये वेलोसिटी जो होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, इसको बढ़ाने का ट्राई करते हैं। अगर ये वैल्यू अगर बहुत अच्छी रहेगी, आपका डेवलपमेंट बहुत स्मूथ चल रहा है, और आप लोग को एम्प्लॉय और क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय मंथ ऑफ द अवार्ड और ये सब भी मिलता रहेगा, और इंक्रीमेंट भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अगर वेलोसिटी अगर आपने अच्छी बना के रखी तो वेलोसिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। फिर हम आते हैं अंदर स्प्रिंट प्लानिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग मैंने भी लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम एक स्प्रिंट बनाते हैं, उस स्प्रिंट में हम कुछ स्टोरी को पिक करते हैं, फीचर और स्टोरी को पिक करते हैं कि भाई ये 15 दिन का स्प्रिंट है, इसमें मेरे को ये 10 स्टोरी को डिलीवर करने का हमने गोल सेट कर दिया। तो स्प्रिंट गोल होता है इसके अंदर। ठीक है, एक ड्यूरेशन होता है इतने तारीख से इतने तारीख तक। जैसे 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, या 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का आपका एक स्प्रिंट हो सकता है। फिर इसमें स्टोरी को सेलेक्ट करके रखा जाता है कि कौन कौन सी स्टोरी को हमको डिलीवर करना है, टारगेट लेना है इस स्प्रिंट में। टास्क असाइनमेंट हो जाता है, टास्क डिवाइड हो जाता है, बैकएंड का टास्क, फ्रंट एंड का टास्क, क्यूए टेस्टर का टास्क, सब कुछ डिवाइड हो जाता है। कैपेसिटी डिफाइन हो जाती है। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग पे ही कैपेसिटी डिफाइन होती है ना। कैपेसिटी मतलब यहाँ पर अगर किसी का लीव वगैरह है, तो उसको डाल दिया जाता है सेम डे पे। इसीलिए बोलते हैं कि आपको पहले ही बता देना है, अगर आपका कोई लीव आपने मेल डाल के रखा हुआ है, अप्रूव किया हुआ है, तो ये स्प्रिंट प्लानिंग के दिन जरूर आपको खड़े होकर बोलना है कि पर्टिकुलर इस डेट को मेरा लीव है, अप्रूव्ड लीव, राइट। तो ये आपका स्प्रिंट गोल डिसाइड हो जाता है एक बार। और एक बार ये स्टार्ट हो गया, मतलब प्लानिंग मीटिंग खत्म हो गई, तो यानी आपने गोल को एक्सेप्ट कर लिए, और आपको इसमें काम करना है। अगर जो भी क्वेश्चन पूछना है, अगर डाउट है आपको कि इतनी स्टोरी आप डिलीवर नहीं कर सकते, क्या दिक्कतें आएगी, तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ही आपको रेस करना है। आप बाद में नहीं बोल सकते। आपको जो भी करना है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कई बार 2-2 घंटे तक भी चलती है, लेकिन आपको अपने बातों को यही रखना है। जो भी आपको फीडबैक देना है, क्वेश्चन पूछना है, आपको इस मीटिंग में जरूर करना है। डेली स्क्रम क्या होता है? डेली स्क्रम मतलब जैसे मैं बताया था ना, टीम कोलोबरेशन करने के लिए रोज एक मीटिंग रखते हैं। तो यहाँ जब मैं काम करता था डाटामेटिक्स में, विप्रो में, और बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया, तो जनरली इसमें क्या होता था कि जो हमारे स्क्रम मैनेजर होते थे ना, दो होते थे। एक क्लाइंट की तरफ के होते थे और एक हमारी कंपनी की तरफ के होते थे। तो हमारे कंपनी में जो स्क्रम मैनेजर है, वो पहले ये डेली स्क्रम लेते हैं। पहले मतलब जैसे ये लेते हैं 11 बजे, और क्लाइंट का चलता है दोपहर को 1 बजे या दोपहर के 2 बजे। तो ये पहले लेकर के बोर्ड को सेट कर लेते हैं। अगर कोई डेवलपर ने स्टेटस चेंज करना भूल गया, या किसी ने कमेंट प्रॉपर नहीं डाला, तो वो पूरा बोर्ड को क्लीन करेंगे। एक एक डेवलपर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगली बार से गलती मत करो, क्या कमेंट करना है, स्टेटस कैसे चेंज करना है, वो बताते भी जाएंगे, और उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, ताकि क्लाइंट साइड का जब कोई बीए आता है या स्क्रम मैनेजर आता है, तो उसे बोर्ड एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट हो गया लेकिन उसको टेस्टर को असर ही नहीं हुआ। तो वो तो चिल्लाएगा ना, बोलेगा डेवलपमेंट हो गया, टेस्टर को नहीं दिया, तो क्या अपने आप टेस्टिंग होगा क्या? तो डिले हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए क्लाइंट के सामने ये सब नहीं आना चाहिए।
हमारे इधर पे भी रखा जाता है स्क्रम मैनेजर, जो काफी हद तक अपनी कंपनी को, एनवायरनमेंट को और हमारे टीम को हैंडल करके चलते रहता है क्लाइंट के सामने, राइट। तो ये स्क्रम मीटिंग जो है 15 मिनट की हो सकती है और टीम के ऊपर है। कभी कभी तो बॉम्बे में जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ तो कम से कम 55 से 60 टीम मेंबर थे। वहां तो हमको 1.5 घंटा लगता था। डेली स्क्रम मीटिंग 1.5 घंटे तक चलती थी, 1.25 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आती है, बहुत सी अलग अलग टीम है, अलग अलग लोकेशन की टीम है, तो अपने अपने चीजों को रखते हैं, ब्लॉकर को रखते हैं। तो ये सब थोड़ा सा लंबा चले जाता है, लेकिन एक नॉर्मल टीम में अगर 8 से 10 टीम मेंबर अगर है, जनरली 15 मिनट का जो समय है बहुत ही ज्यादा सफिशियंट रहता है। इसमें इसको डिलीवर मतलब खत्म कर दिया जाता है पूरा बात करके। तो इसमें 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं, व्हाट डिड आई कंप्लीट, मतलब आपको ये क्वेश्चंस का जवाब देना है कि भाई मैंने क्या कंप्लीट किया, मैं आज क्या करने जा रहा हूँ, और मेरे पास क्या कोई ब्लॉकर है क्या। ब्लॉकर मतलब अगर आपका डाटाबेस की एक्सेस नहीं हो रहा है तो ब्लॉकर हो गया। तो आपको फिर देखना पड़ेगा, इंफ्रा टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या आप मैनेजर को बताओगे, स्क्रम मैनेजर को, तो वो फिर इंफ्रा वाले को कॉल करेगा। तो किसी भी प्रकार का ब्लॉकर आ सकता है जिससे आपका काम रुक गया, राइट। जैसे मान लो डेवलपर से डाटाबेस एक्सेस पेंडिंग, भाई कई बार ऐसा होता है कि डाटाबेस का एक्सेस ही नहीं मिला डेवलपर को, और डेवलपर बैठा है, क्योंकि जब तक एक्सेस नहीं मिलेगा वो डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, ना टेबल बना पाएगा, ना स्टोर प्रोसीजर बना पाएगा। तो इस कंडीशन में तो ये ब्लॉकर कहलाते हैं इसको, है ना, क्योंकि एक्सेस नहीं मिलेगा तो वो काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये सारा चीज डिस्कशन जो मीटिंग में होता है उसको बोलते हैं डेली स्क्रम मीटिंग। हैंडलिंग ब्लॉकर, ब्लॉकर को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे मान लो कॉमन ब्लॉकर्स, एक्सेस इशू, जैसे अभी पिछले स्क्रीन में बताया कि डाटाबेस का एक्सेस नहीं मिला, किसी को एनवायरनमेंट का एक्सेस नहीं मिला, तो ये हो जाता है। फिर यार एनवायरनमेंट इशू का मतलब है कि आपका जैसे पाइपलाइन नहीं चल रहा है, पाइपलाइन चल रहा है लेकिन वो फेल हो जा रहा है बार बार, तो डेवलपर क्या करेगा, तुरंत जाके इन्फॉर्म करेगा मैनेजर को कि भाई ये पाइपलाइन नहीं चल रहा है तो मेरा डिलीवरी नहीं हो पाएगा स्टोरी। डिपेंडेंसी डिले, डिपेंडेंसी डिले का मतलब है कि फ्रंट एंड वाला अपना काम करके बैठ गया स्टैटिक कंटेंट के साथ, लेकिन उसको एपीआई नहीं मिल रही, एपीआई नहीं मिलेगी तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा, तो वो भी ब्लॉकर हो गया। प्रोडक्शन बग्स, प्रोडक्शन बग्स वगैरह कुछ आते हैं तो बहुत बड़ा ब्लॉकर है, तो बहुत हाई लेवल पे इसको सारा काम बंद करके पहले इसको फिक्स करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन ब्लॉकर्स जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए। जैसे मान लो एपीआई टेस्टिंग ब्लॉक्ड बिकॉज फायरवॉल पोर्ट क्लोज, तो फायरवॉल पोर्ट अगर मान लो ओपन नहीं है तो आप एपीआई की टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्रम मास्टर एक्टिवेट, आपको तुरंत स्क्रम मास्टर को पिंग करके बोलना पड़ेगा, कॉल करके बोलना पड़ेगा, या एक मेल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये आपको कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा ताकि ब्लॉकर आपका हट सके। अब यहाँ पर एक चीज है, डेफिनेशन ऑफ डन, डीओडी बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ डन क्या होता है। तो ये हम पहले एक बार समझ जाते हैं। जैसे मान लो कोड आपने कंप्लीट कर दिया, कोड रिव्यूड भी हो गया, यूनिट टेस्ट आपने जो बनाया था वो सब चीजें पास हो गई, चाहे फ्रंट एंड का यूनिट टेस्ट हो चाहे बैक एंड का यूनिट टेस्ट हो, सब पास हो गया। सिक्योरिटी स्कैन, जैसे आपने सोनार क्यूब लगाया हुआ है, चेक मार्क्स लगाया हुआ है, और भी बहुत सारे टूल्स आए, वो भी पास हो गया। क्यूए अप्रूव्ड, यानी कि टेस्टर्स को टेस्टिंग करके भी पास कर दिए और बोल दिए कि इसमें कोई बग वगैरह नहीं है। और ये कि टेस्टर कहाँ करते हैं, क्यूए एनवायरनमेंट में करते हैं, या इसको स्मोक बोलते हैं, है ना, या फिर इसको टेस्ट एनवायरनमेंट बोलते हैं। मतलब एक ही एनवायरनमेंट का नाम अलग अलग होता है, क्यूए, टेस्ट और स्मोक। तो वहां पर ये डन कर दिया गया। तो स्टेजिंग डिप्लॉय, स्टेजिंग का मतलब होता है या तो आपका प्री प्रोड हो गया या यूएट हो गया, वहां पर डिप्लॉयड कर दिया जाता है। तब आप बोलते हैं कि मेरा जो काम है वो डन हो गया, डीओडी डन। ऐसा नहीं कि डेवलपर ने अपना एपीआई बना दिया, पोस्टमैन में जाके चेक कर लिया मेरी एपीआई चल रही है, किसी ने पूछा तुम्हारा काम हो गया, यस मेरा काम हो गया, डन। डन नहीं हुआ है, अभी तो वो जाकर के पहले यूआई में इंटीग्रेट होगा, उसके बाद टेस्टिंग होगा, फिर कोई बग निकल सकता है, अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव टेस्टिंग में, फिर आपको वापस फिक्स करना पड़ेगा, स्टोर प्रोसीजर में चेंज आ सकता है। तो इसीलिए डन ऑफ डन की डेफिनेशन होती है जब आपका ये पूरा प्रोसेस पार करके आप स्टेजिंग डिप्लॉयड कर देते हो, तब बोलते हैं आपकी आपकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है। और तब तक जो आपका फीचर होता है ना उसको डन नहीं किया जाता है। एक बार स्टोरी डन करने का परमिशन आपका स्क्रम मास्टर दे सकता है,
लेकिन जो फीचर्स होते हैं, एपिक और फीचर, फीचर जो है तभी डन होता है जब आपका स्टेजिंग डिप्लॉयड होता है, और एपिक तब डन होता है जब आपका प्रोडक्शन डिप्लॉय हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ ना। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग क्या होता है? एक प्रकार का डेमो मीटिंग होता है। तो किसके बीच में डेमो कराया जाता है? मतलब कौन देखता है डेमो को? प्रोडक्ट ओनर देखता है, स्टेक होल्डर देखते हैं, और कस्टमर भी देखता है। और ये मीटिंग बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पर मतलब कोई हंसी मजाक नहीं चलता है। यहाँ पर एक भी गलती दिखी तो टेस्टर या जो आपका क्यूए मैनेजर है वो सीधा प्रोजेक्ट से बाहर, और कई बार कंपनी से बाहर भी हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब उसने टेस्टिंग किया है, प्रॉपर बग वगैरह आए थे उसको भी रिजॉल्व हो करवा दिया है, वो चल रहा है, तो अब उसको चला के दिखाना इनके सामने। और यही लोग हैं जो पैसा देते आपकी कंपनी को, और फिर आपकी कंपनी आपको सैलरी देती। तो यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके हेडफोन खराब हो गया, मेरा क्या बोलते हैं इंटरनेट का इशू आ गया, ये भी नहीं होना चाहिए। वो भी एक्सक्लेट हो जाता अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही मतलब प्रिकॉशन रहता है। ये डेमो मीटिंग के 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले मेल डाला जाता है पूरे टीम को कि डिप्लॉयमेंट को रोक दो। कोई भी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो टीम है वो डेमो की तैयारी कर रही है। और ये डेमो मीटिंग में जितने भी डेवलपर्स है अपना डेवलपमेंट काम छोड़ करके चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर मान लो जो आपके क्यूए टीम होती है ना, टेस्टिंग टीम, वो डेमो दे रही है, उसमें कोई इशू आ गया या कहीं वो फंस रही है, तो तुरंत बाकी टीम थोड़ा सपोर्ट करने का ट्राई करती है, क्योंकि ये मीटिंग डन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर फेल हो गए आप तो वो एक्सप्लेशन हो जाता है बहुत बड़ा। पेमेंट वगैरह डिले हो जाएगा या कुछ पेनल्टी लगा देता है कई बार क्लाइंट। तो ये यहाँ पर जो है आपको फिर फीडबैक मिलता है। कोशिश करना चाहिए कि फीडबैक ना मिले। फीडबैक मिल रहा है इसका मतलब आप डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई, स्टोरी में से आपने कुछ चीजें छोड़ दिया, स्किप हो गई, तो वो पकड़ लेंगे तुरंत और बोलेंगे कि ये कहाँ है फंक्शनैलिटी। आप बोलोगे अरे ये कहाँ था, तुरंत स्टोरी खोल के दिखाएंगे, देखो ये लाइन नंबर इतने भी लिखा हुआ था। तो समझ जाओ कि फिर तो यूए और टेस्टर की तो बैंड ज्यादा बजेगी, डेवलपर की कम बजती है, क्योंकि वो लोग तो बेचारे पागल जैसे डेवलपमेंट करते रहते हैं। क्यूए की टेस्टिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइन ऑफ देना, पूरा प्रॉपर टेस्ट करके। तो ये चीज होता है। जैसे एग्जांपल दिया, क्यूआर पेमेंट डेमो शोन टू बैंक बिजनेस टीम, कि अगर मान लो आप क्यूआर पेमेंट का काम किए हो तो आपको पूरा पेमेंट करके शो करना पड़ेगा कि देखो भैया पेमेंट हो गया, देखो पैसा कट गया, देखो यहाँ पहुंच गया, देखो इनवाइस जनरेट हो गया। ये पूरा डेमो करके आपको बतानी पड़ेगी। और ये रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग जो मैंने बताया हर स्प्रिंट के एंड पे होता है, और यहाँ फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है। कई डेवलपर तो ऐसे ही देखते रहते हैं कि क्या फीडबैक दे, लेकिन दिल से दो, प्रॉपर दो। हाँ, कोई फीडबैक दे रहा है, वो किसी को पता नहीं चलता कि कौन दे रहा है। आप जो अपने मशीन में टाइप करके एंटर करोगे वहां पर फीडबैक ऐसा दिखाई देगा, लेकिन किसने दिया पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं कि अपने मैनेजर के खिलाफ ही 2 लाइन लिख के एंटर मार दी। वो आपकी ग्रामर, इंग्लिश और आपके तरीकों को देख के समझ जाते हैं इसका मास्टर की ये किसने लिखा होगा। तो वो भी बड़े होशियार होते हैं। लेकिन खैर स्क्रम मास्टर के खिलाफ कभी कोई लिखता नहीं ज्यादा। लेकिन ज्यादातर ये लिखते हैं कि पिछले स्प्रिंट में एनवायरमेंट इशू आ गया था, कनेक्टिविटी का इशू आया था, इंटरनेट का इशू आया था, अगर ऐसा रहेगा तो अगला स्प्रिंट प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस प्रकार के जो आप फीडबैक देंगे ना कि क्या अच्छा रहा, क्या गलत रहा, और क्या चीज़ है जिसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये जो आपका फीडबैक है ना वो स्क्रम मास्टर के पास आएगा। और आने के बाद वो क्या करेगा, एक बार पढ़ेगा सबको, और एक एक्सपोर्ट का बटन दबाएगा, और सीधा बटन दबाएगा ऑनर के पास, प्रोडक्ट ऑनर के पास मेल चला जाएगा। स्क्रम मास्टर आपकी एक लाइन को भी नहीं रोक सकता है। अगर पूरे टीम ने मिल करके जो फीडबैक दिया यहाँ पर पूरा का पूरा वैसा का वैसा प्रोडक्ट ऑनर तक, स्टेक होल्डर तक पहुंच जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है। राइट। रेट्रोस्पेक्टिव टूल्स होते हैं कुछ, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो और एंटर कर रहे हो तो आपका मैसेज जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि किसने डाला है। तो ये सिक्योर किया जाता है कि आप किसी के बारे में भी कंप्लेन कर सकते हो, चाहे आपके आर्किटेक्ट हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, एजोर का कोई इंफ्रा का कोई एडमिन हो, मैनेजर है, स्क्रम मैनेजर है, जो भी है। अगर मान लो उसके कारण आपको दिक्कत आई डेवलपमेंट करने में, तो ऐसा नहीं कंप्लेन करना है कि वो मेरे को देखने में अच्छा नहीं लगता। जेन्युइन अगर मान लो कोई टेक्निकल कोई इश्यूज आ रही है किसी के कारण, आप उसको शो कर सकते हो।
तो ये टूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि टूल ये फैसिलिटी देता है कि आपके जो मैसेज है ना उसको हिडन करके रखो। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन शायद इसमें प्रीमियम वाले में कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जहां हम रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं। बट ये मीरो और मूरल ये मैंने यूज किया है, ये बड़ा अच्छा यूज होता है और बहुत इजी यूज होता है। इसके फॉर्मेट रहते हैं, तो जो सबसे ज्यादा चलता है फॉर्मेट वो पहला वाला जो मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है। स्टार्ट मतलब कि क्या नया करना चाहिए अगले स्प्रिंट को इम्प्रूव करने के लिए। स्टॉप, कुछ अगर ऐसा चीज चल रहा है जिसके कारण दिक्कत आ रही है, स्लो हो रहा है डेवलपमेंट, तो वो गलत चीज है, रॉन्ग है, उसको स्टॉप कर दो। और कंटिन्यू का मतलब है कि जो ठीक चल रहा था उसको वैसे ही अगले भी आगे भी चलने देना है, उसको रोकना नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू करो। तो आपको फीडबैक के लिए 3 विंडो मिलता है, और 3 विंडो में आपको जहां मर्जी वहां टाइप करके एंटर करना है। ऐसे ही और भी पैटर्न्स होते हैं, मैड, सैड, ग्लैड। मैड मतलब पागल बना दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, ऐसा कोई काम अगर ऐसा कोई टेक्निकल इशू आया या कुछ ऐसा जो आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो आप वहां डाल दो कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रोक दो इसको, ये फ्रस्ट्रेट करता है। सैड मतलब जो आपका ब्लॉकर है, आपको दुखी कर दिया, वो काम होना ही नहीं चाहिए कि आपका दिन भर इंटरनेट ही गोलता है या डाटाबेस की कनेक्टिविटी 4 घंटे तक नहीं मिली आपको, तो ये सब चीजें रोकना। ग्लैड मतलब खुशी, यानी कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए और होते रहना चाहिए ताकि हमारा काम स्मूथ चले। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, लेकिन ये पहला वाला ज्यादा चलता है कंपनियों में। सेकंड वाला तो एक आध जगह मैं सुना हूँ, बट नीचे के दो तो मैं भी नहीं सुना हूँ। सेल बोट भी कुछ प्रकार इस प्रकार का रहता है कि जैसे सामने रॉक है, तो उसमें एक विंडो खुल के आती है, रॉक यानी कि ब्लॉकर। तो अगर आपको कोई ब्लॉकर मिला था पिछले स्प्रिंट में, तो आप वहां पर डाल दो। आइलैंड, आइलैंड मतलब गोल, तो गोल आपका एकदम क्लियर है, कंटिन्यू आपको करना है तो गोल पे डाल दो। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो वो पहला वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होता है कंपनियों में, उसको आपको ध्यान में रखना है। ये बर्न डाउन चार्ट है, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा चल रहा है यहाँ से पता चलता है। जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये आइडल लाइन है, तो उसके ऊपर तो कोई चल ही नहीं सकता, आगे पीछे होता है। लेकिन उसके आसपास रहना चाहिए, जैसे ये ब्लू लाइन है, उसके आसपास है, बहुत बढ़िया। देखिए ब्लू लाइन अगर ऐसा जा रही है, ऐसा जा रही है, ऐसा जा रही है, यानी आपका पूरा बेकार हो गया डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे, आपको दी गई स्टोरी आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। तो आप अगर मान लो डेली का काम डेली कंप्लीट करते हो और डेली इसका स्टेटस चेंज करते हो, तो आपका ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा और लास्ट में ये यहाँ जाकर टच हो जाएगा जीरो, यानी कि आपका टाइम भी खत्म हो गया और आपकी स्टोरी भी पूरी खत्म हो गई, आपने पूरा डेवलपमेंट करके टेस्टिंग वेस्टिंग करके आगे बढ़ा दिया। तो ये आपका आइडल ग्राफ होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ग्राफ जैसे मान लो कि 8 दिन का है और 40 घंटे का है, तो आवर्स जो है ये ऊपर दिख रहा है और जो डेज है वो नीचे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पे, और इसके बीच में ये ग्राफ रहता है। और ये डेली चेंज होते जाता है, रोज जो ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए बढ़ने का, राइट। स्क्रम टूल्स जो सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है वो एजोर डेवॉप्स किया है पिछले 12 साल से। बट लेकिन जीरा भी मैंने 2-3 साल काम किया है। स्टार्टिंग में जब मुंबई गया था उस समय मुझे जीरा में काम करने का मौका मिला था। डेवॉप्स में ज्यादा हाथ सेट हो गया, ज्यादा समय काम किया करके। बट दोनों बहुत ही पावरफुल टूल है, और एमएनसी कंपनी में आपको दोनों में से कोई एक टकराएगा, या तो जीरा मिलेगा या डेवॉप्स मिलेगा। और सोर्स कंट्रोल जो है, यहाँ गिट हब लिखा हुआ है, बट लेकिन मैंने सोर्स कंट्रोल भी एजोर डेवॉप्स यूज किया, उसके अंदर जो गिट रेपोजिटरी है डेवॉप्स के अंदर वो यूज किया। गिट हब भी एक अलग से रेपोजिटरी प्रोवाइड करता है सोर्स कंट्रोल करने के लिए। तो ओपन सोर्स वाले एडब्ल्यूएस वाले ज्यादातर गिट हब यूज कर लेते हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट इसमें काम कर इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं तो वो एजोर डेवॉप्स ही फॉलो करते हैं। कम्युनिकेशन टीम्स मेरा तो बहुत ज्यादा यूज हुआ, 18 ईयर से टीम्स ही चला रहा हूँ। बट गूगल मीट भी बीच में चलाना पड़ता है। स्लैक्स, ये भी टीम्स जैसा ही चैटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्लैक भी कई बार यूज किया गया है, लेकिन टीम्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो ज्यादा यूज में आता है। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल है, टाइम भी हो रहा है तो हम इसको खत्म कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे बैंकिंग मोबाइल ऐप का अगर कोई एप्लीकेशन बन रहा है, तो जैसे कि स्प्रिंट गोल इनेबल क्यूआर पेमेंट, तो जैसे मान लो कि ये आपने गोल लिया,
ये हो सकता है कि आपने स्प्रिंट वन का ले लिया, राइट। फिर इसके टीम क्या क्या थे, प्रोडक्ट ओनर था, स्क्रम मास्टर था, 5 डेवलपर है, 2 टेस्टर है, एक यूआई डिजाइनर है। तो ये टीम तैयार हो गई जो इसमें काम करेगी। स्प्रिंट डिलीवरी, वीक 1 में एपीआई बनाना है, वीक 2 में यूआई बना देना है, वीक 3 में टेस्टिंग कर लेना है, और 4 पे डेमो देना है। तो यानी कि ये कितना हो गया, 1 मंथ हो गया। तो अगर आपका स्प्रिंट 1 मंथ में, तो आप ये क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने इसको डिलीवरी कर दिया। या आप यहाँ पर बोल सकते हो डन। डन ऑफ डन की डेफिनेशन यहाँ खत्म हो जाती है जब आप यूएट में या प्रीपोर्ट पे उसको पुश कर देते हो साइन अप दे करके, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। नीचे मैसेज क्या लिखा है, स्क्रम इज नॉट अबाउट फिनिशिंग टास्क, स्क्रम इज अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू एवरी स्प्रिंट। इसीलिए जो कस्टमर होता है, जो पैसा लगा रहा है करोड़ों रुपया, वो इस प्रोसेस को नजर रखता है। जो हमको डेवॉप्स स्क्रीन की दिख रही है, वो उसको भी दिखती रहती है। वो तो पूरा मेन एडमिन है, उसको तो हम कुछ भी दिख सकता है अंदर की एक एक स्टोरी, टास्क, कौन सा डेवलपर क्या कर रहा है, कितने बग किस डेवलपर के नाम पे आ गए, और वो सारा चीज उसको हमेशा दिखते रहता है। तो थैंक यू टीम।